हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एनआईएस क्लास 10 के सोशल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। और हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको बीच बीच में बताऊंगी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, जिसमें से बाहर पेपर आपका नहीं जाने वाला। अगर अभी तक आप ज़ीरो है ना, तो आज की वीडियो को एंड तक देखते देखते आई एम श्योर आपको इतना आ जाएगा कि आप पेपर को बहुत इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक क्लास 10 के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है फ्रेंड्स, तो मे बी दिस विल बी माई फर्स्ट वीडियो, क्योंकि 12th के बच्चों के लिए मैं करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भी दे दिए जाएँ। वैसे मैंने 10th क्लास के सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, कई बच्चे देख रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट कि आपको समझ आता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस भी मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ा देती हूँ कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है, तो रटना कुछ नहीं है, बस आपको मेन चीज़ समझ के चलनी है। और आप एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 इंडियन पेंटर्स ऑफ द मुगल कोर्ट। ठीक है, तो जो मुगल दरबार था उसमें कोई 2 भारतीय चित्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं। तो मैं आपको बता दूँ, देखो उस्ताद मंसूर का नाम तो है ही, वो एक आर्टिस्ट है ही मुगल साम्राज्य के। लेकिन ये बोलते हैं जो मुगल दरबार में ये जो उस्ताद मंसूर हैं, सिर्फ ये ही नहीं है जो वनस्पतियों और जीवों का चित्र बनाते हैं, इनके अलावा भी और कुछ हैं, जिसमें आपका अबुल हसन आ जाता है, फारूक बेग आ जाते हैं, ठीक है, गोवर्धन आ जाते हैं, ठीक है, और मोहम्मद नादिर आ जाते हैं। इसमें से बहुत सारे नाम हैं। आपसे यहाँ 2 पूछे हैं तो मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड कर दिए। आपको जो पेपर में याद आ जाएगा आप वहाँ पे लेके आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मेंशन एनी 2 लेवल ऑफ 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मैंने जो चैप्टर्स बाय चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का चैप्टर है, उस पर मैंने बहुत अच्छे से मतलब क्लियर किया है फ्रेंड्स ये टॉपिक। आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके पंचायत राज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक हर वीडियो 20, 25, 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, आपके पास बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपको वो वीडियो देख के जानी है, आप ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे और इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हैं एडिशनल जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स दे रही हूँ, इनको भी याद रखिएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करने के लिए मैं बोल रही हूँ बार बार अगेन एंड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस विच कम इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ सर्टेन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 20 और 30 ईयर्स। ठीक है, किसी भी स्थान में, अगर हम किसी भी स्थान के पर्यावरण में 20-30 वर्षों में आने वाले 2 प्रकार के परिवर्तनों को इंगित करना है, मतलब बताना है आपको कि 20-30 सालों में कौन कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है हर 20-30 साल में। आप देख ही रहे हो जिस हिसाब से हमारे जो प्लांट्स हैं वो काटे जा रहे हैं, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता ही है, टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा तो देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको पता ही है, जब पृथ्वी का ताप हद से ज़्यादा बढ़ जाता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होगा, उससे आपके प्लांट सूख जाएंगे, जीव जंतुओं के जो जीवन में खतरा मंडराने लग जाएगा, है ना, तो सारी लाइफ जो है इफ़ेक्ट होती हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 रीजन ऑफ इंडिया विच हैव डेंस नेचुरल वेजिटेशन। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा करिए जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, वो नोट करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे नेचुरल वेजिटेशन है जो इंडिया का, उसका मतलब आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। आप इसमें ग्रुप कभी आपसे पूछ ले जाते हैं कि ग्रुप बताइए कि मेजर ग्रुप कौन से हैं वेजिटेशन ऑफ इंडिया के, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, मैं आपको बताती हूँ। वैसे इसके 5 ग्रुप्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड आता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, फिर आता है थॉर्न फॉरेस्ट, फिर आते हैं टाइडल, फिर आता है हिमालय वेजिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्षेत्र पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हिमालय रीजन और एक लिख देना अंडमान निकोबार द्वीप रीजन। ठीक है ना, दैट्स इट। सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स इसका मतलब होता है मौलिक अधिकार। अगर हिंदी में मैंने क्वेश्चन नहीं मेंशन किया है तो प्लीज़ घबराइएगा मत। मौलिक अधिकार क्या है, उसका महत्व क्या है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं फ्रेंड्स, आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं वो अधिकार होते हैं जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में इनको मेंशन किया गया, पार्ट 3 भाग 3 में इनको मेंशन किया गया। 1 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अभी एक न्यू ऐड किया गया है एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन, तो ठीक है वो आपको याद रखना है। पहले एक अधिकार था इसमें प्रॉपर्टी का, वो हटा दिया गया था, ठीक है, लेकिन अब दोबारा से एक और ऐड कर दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी, जो आपको पता ही, समानता का अधिकार जिसे हम कहते हैं, फ्रीडम का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और राइट टू एजुकेशन, जो अभी हाल ही में ऐड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, आपका स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा होगा। क्वेश्चंस को देखकर आपको लग रहा होगा कि कुछ तो आपको आता है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी फ्रेंड्स पेपर होगा और बहुत इजी आएगा। हमेशा जैसे मैं बताती आई हूँ वैसे ही आपका पेपर आएगा। आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को समझना है। सोशल साइंस है फ्रेंड्स, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझना और अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख के आ जाना। आज की वीडियो को एंड तक देखते देखते आप समझ जाएंगे आप आंसर लिखने कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ना कई क्वेश्चन कभी कभी मैं इंक्लूड कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, वाई डिड ब्रिटिश सीक टू रिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन एनी 4 रीज़न। देखो अंग्रेजों ने भारत के विकास को प्रतिबंधित करने की कोशिश की। आपको पता ही है वो नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो डेवलप हुए, ठीक है ना, उनका विकास हो। तो 4 कारण बताने हैं, ठीक है ना, क्यों करना चाहते थे वो ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो आंसर्स बताया है, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों को मैंने समझ के ये वीडियो बनाई है ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश में बना दूँ तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम आती है, हिंदी बना दूँ तो इंग्लिश वालों को। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडिया से ज़्यादा इकोनॉमिकल जो लाभ होता है, आर्थिक जो जितने भी एडवांटेजेस हैं, आर्थिक जितने भी लाभ हैं उन्हीं को मिले, भारतीय लोगों को उसका कोई लाभ ना मिले। तो वो क्या करते थे, भारतीयों पे ना हैवी टैक्सेस लगा देते थे, टैरिफ लगा देते थे। उनके जितने भी रॉ मटेरियल गुड्स होते थे भारत में, मतलब जो भी भारतीय लोग मेहनत से सामान बनाते थे उनमें इतना टैक्स लगा देते थे, उनको कुछ बचता ही नहीं था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कारण। तो इससे क्या होता था, वो कम्पीट ही नहीं कर पाते थे इंडस्ट्री में उनके अकॉर्डिंग, है ना। अब एक सामान है, वो उनके सामान कूड़े के भाव ले रहे हो और अपना सामान वो बेच रहे हैं सोने के भाव, तो कौन प्रॉफिट में रहता है, ब्रिटिश। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये कौन नहीं जानता, आज भी आप लोगों में से कई लोग कहते हैं ना, डिवाइड, 2 फ्रेंड्स ज़्यादा घुल रहे मिल रहे हैं, इनके बीच में दरार डालो और अपना सिक्का जमाओ। तो ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट किया था इसको, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि भारतीयों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते थे, डिवाइड कर देते थे और फिर अपना प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब डिवाइड करने का उनका मेन मतलब रीज़न क्या था, डिवाइड करते कैसे थे, कम्युनिटीज़ को लेकर, मतलब कम्युनिटी का मतलब होता ना कि अलग अलग कम्युनिटी के बारे में वो करना, धर्म को लेकर वो फूट डाल देते थे लोगों में, कास्ट को लेके वो मुद्दे उठा देते थे, कभी वीक अमीर गरीबी का मुद्दा उठा देते थे सोसाइटी में। तो बहुत इजी होता था। कहते हैं ना आज भी इंडियंस लोग ऐसे हैं ना, फट दूसरों की बातों में आ जाते हैं। बातों में आने का मेन रीज़न क्या है, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, तो बिल्कुल नहीं। डिवाइड एंड रूल्स की जो पॉलिसी है वो उन तक थी और उनके जाने के साथ ही चले जानी चाहिए। भारतीयों में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमें यूनिटी को बढ़ावा देना है, हमें भारत के विकास में बढ़ावा देना है, ठीक है। फियर ऑफ रिवॉल्ट। देखो अंग्रेजों को ना हमेशा ही एक डर रहता था कि यार युद्ध ना छिड़ जाए, युद्ध ना छिड़ जाए। उन्हें पता है अगर युद्ध छिड़ा तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी और उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ जाएगा। तो इस वजह से भी वो ऐसा करना चाहते थे, ठीक है। क्लियर है, चारों रीज़न मैंने आपको दे दिए, और भी बहुत रीज़न है, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको बस समझ आ गया होगा आपको लिखना क्या है। आप बिल्कुल मत देखिए, आपको समझ गए हो, आप वहाँ पे लिख के क्या होगे, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों का मेन कारण क्या था, विकास को प्रतिबंधित करने की कोशिश क्यों करते थे, क्योंकि अगर इंडिया डेवलप हो जाएगा तो उनके कहते हैं ना उनका पड़ला कहीं ना कहीं हल्का हो जाएगा और उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है।
और आपको मैं फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ, जो अंग्रेज हैं वो भारत में आए क्यों थे? वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, वो आए थे व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन उन्होंने देखा भारत तो ऑलरेडी सोने की चिड़िया, मतलब सोना इतना है, गोल्ड इतना है, तो कहते थे व्यापार नहीं करना यार, अब तो इसको लूटना है, अब तो इसको यहीं आके हमें अड्डा जमा देना है। ठीक है, अब आगे हैं फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन द इंडियन सोसाइटी। मतलब भारतीय समाज पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रभाव बताने हैं। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आपको कई तरह से मतलब क्रिएट करके पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो मैं बता दूँ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो होते हैं वो समाज में जितनी भी कृतियाँ हैं ना, बुराइयाँ हैं, धर्म को लेके जितने भी भेदभाव किए जा रहे हैं या अन्याय हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए आंदोलन उठाए जाते हैं। इस आंदोलन का पर्पस ही ये होता है समाज में सुधार लाना, एक रिफॉर्म करना, समाज को मतलब अच्छी जगह में अच्छी मतलब दिशा में डाइवर्ट करना, बुराई से उठाकर। ठीक है, तो इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव ऑलरेडी अच्छे ही होंगे, तो मैं आपको बता दूं। तो जो हमारा भारतीय समाज था, इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है मैंने इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो भारतीय समाज था, इसमें आपको पता ही है कितने कितने लोग, यानी अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, ठीक है, उसके दौरान जो सुधार आंदोलन भारत में सामाजिक धार्मिक चेतना पैदा करने में सक्षम रहे थे। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हर लोग इसी दृष्टि पे जोर डाल रहे थे कि किस तरह से भारत में सामाजिक और धार्मिक विचारों को तर्कसंगत समझ पर जोड़ दिया जाए, मतलब आडंबरों का विरोध किया जाए। ये नहीं कि कर्मकांड, भूत पिशाच इन चीज़ों को माने, लड़की है भ्रूण हत्या कर दें, सती प्रथा जैसी मतलब बीमारियाँ ले आएँ, विधवा विवाह पे रोक लगा दें, भाई उसकी भी लाइफ है। पहले छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे कम उम्र में, लड़की विधवा हो जाती थी और फिर पूरी ज़िंदगी उसको एक विधवा का जीना पड़ता था। ये सब कुरीतियाँ थी समाज में, जो धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति क्या कर रही थी? बद से बदतर कर रही थी। लेकिन जब हमने आंदोलन करे, बहुत से समाज सुधारक आए, जिसमें से अंग्रेजों में विलियम बेंटिंक जैसे मतलब महान हुआ, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, जिनमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक है ना, राजा राम मोहन राय, आपका एनी बेसेंट है ना, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने समाज की इन कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है फ्रेंड्स, और स्थितियों की दिशा में दिन प्रतिदिन मतलब सुधार होता चला गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें से और भी मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहे थे। ठीक है, ये नहीं कि स्त्रियों के लिए ही जो अत्याचार हो रहे थे उसी से समाज खोखला हो रहा था, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कुछ जाति व्यवस्था की बातें लगा लो, जाति को लेकर, छुआछूत को लेकर, ये भी समाज को कहीं ना कहीं खोखला बना रही थी। ठीक है, तो सुधार आंदोलन क्या था आप समझ गए होंगे। स्त्रियों की दिशा में ना इसने सुधार किया, बल्कि जाति व्यवस्था को भी, इसकी भी आलोचना की। ठीक है ना, बोला ये भी गलत है। और समाज को किस दिशा में बढ़ाना चाहते थे, समाज में क्या स्थापित करना चाहते थे ये धर्म सुधारक? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना, इसका प्रयास किया गया। ठीक है, अब भाई कैसे करोगे समाज में, मतलब आप चाहते हो तो हो, मतलब आप कोई बदलाव तो लाना चाहते हो, पर बदलाव लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, स्त्री शिक्षा पे आप जोर दोगे, लड़कियों को एजुकेटेड करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप उनकी शिक्षा पे आगे वो खुद लड़ लेंगी, उन्हें पता चल जाएगा उन्हें करना क्या है। ठीक है ना, फिर महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ कानूनी उपाय पेश करो। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो सती प्रथा और शिशु हत्या को अवैध घोषित करो। शिशु मतलब ओनली भ्रूण हत्या लड़कियों की जाती थी फ्रेंड्स, लड़कों की नहीं। ठीक है, आप आज के ज़माने में तो ये सब गैर कानूनी है, आपको पता ही है, आप भ्रूण के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, फिर 1856 में एक कानून पारित हुआ था जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर मतलब था, जिसमें बोला गया कि जो विधवा एक बार हो जाती है वो दोबारा विवाह कर सकती है भाई। तो इससे क्या बदलाव आया समाज में? विधवाओं की स्थिति में सुधार आया। अब भाई छोटी उम्र में विधवा हो गई, उसकी क्या गलती है? अब पूरा जीवन वो सादा थोड़ी ना जिएगी, उसका भी तो मन करता है कुछ करने का। अब तो खैर विधवाओं के साथ ऐसा कोई समाज में व्यवहार नहीं करता, लेकिन पहले बहुत स्ट्रिक्ट व्यवहार किया जाता था। वो शादी ब्याह में नहीं जा सकती थी, वो सफ़ेद रंग का ही कपड़ा पहनेंगी, वो सादा खाना खाएंगी। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स उनके ऊपर थोपते जाते थे कि ये तुम्हें मानना है, नियम कायदे कानून, पर आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर 1860 में एक और कानून बना। देखो लगातार कानून बनते चले गए। एक 1872 में बना, इसमें क्या बना, अब अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को भी मंजूरी दे दी गई। आपने देखा हो ना, आप अपनी जाति के अंदर अंदर विवाह कर सकते हैं, संप्रदाय के अंदर अंदर विवाह कर सकते हैं। ठीक है, 1860 में एक और कानून बना, सब लड़कियों को लेकर बने फ्रेंड्स। इसमें क्या था, लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले 5 साल की उम्र में लड़की की आयु कर देते थे, लेकिन अब 10 कर दी गई। आज के ज़माने में 18 कर दी गई है। ठीक है,
लड़के की 21 कर दी गई है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा बाल विवाह था, उसको पूरी तरह से रोक लगाने पे जोर दे दी कि भाई लड़की की पढ़ने की उम्र है, आप उसकी शादी कर रहे हो, शादी का उसे शाह भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे नियम बढ़ते चले गए। देखो मैंने कहा ना, फिर 14 साल उम्र हुई, फिर 18 साल उम्र हो गई, ठीक है। 18 साल पहले लड़के की थी, लेकिन आज की डेट में 18 लड़की की और 21 लड़के की कर दी गई है मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारे आंदोलन हुए, किसको लेकर थे? समाज में चेंजेस, बदलाव लाने के लिए, ठीक है। कोई लड़ाई नहीं करनी आपको समाज में, आपको हिंसा नहीं करनी, आपको कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाना है, ठीक है। अब कौन कौन इसमें आ गया है, अपना योगदान दिया? सरोजिनी नायडू हो गया, अनी बेसेंट हो गया, अरुणा आसफ अली हो गए, बहुत सारे स्वतंत्रता जो संग्राम थे उन्होंने सब में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब महिलाएं पर्दे में नहीं रहती, अब महिलाएं नौकरी भी करने लगी हैं। देखा कितनी इजी लैंग्वेज है, आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता इसके आगे आपको और कुछ बताना है। अब एक बात बताइए, जब औरतों को पर्दे से बाहर निकाल दोगे, नौकरियां करने दोगे, तो औरतों में और क्या सुधार आएगा? उनका आत्मसम्मान होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो गौरव पैदा किया जाएगा, और जिससे देश एक नई दिशा में विकसित होने लगेगा, विकासशील से विकसित की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इस क्वेश्चन में आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन रीज़न ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट? किसान विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? अब इससे पहले मैं आपको हल्का सा एक चीज़ बताती हूँ। किसान विद्रोह करते कब हैं? जब उनको उनकी मेहनत का ना सही दाम नहीं मिलता, ठीक है ना। आप भी हो, आपसे अगर मैं 24 घंटे काम करवाऊँ और आपको मैं दाम 2 घंटे का दे दूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आप करोगे ना। तो पहले क्या था आपको पता है? जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। जमींदार क्या करते थे? किसानों को, मतलब होते ओनर जमींदार थे, वो किसानों को मतलब भूमि दे देते लीज पे कि तुम इस पे काम करो, ठीक है। अब काम करते थे दिन रात, अपना खून पसीना वो बहाते थे, बाद में उन्हें उतना भी नहीं मिल पाता था जितनी उनकी मेहनत लगी। आधा जमींदार रख लेता था, आधे में से आधे बीच के बिचौलिया आ जाते थे, तो किसानों के पास ना पेट भरने की रोटी भी वो नहीं वसूल कर पाते थे दिन रात काम करने के बाद, महीनों काम करने के बाद, ठीक है। तो इस वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना आ जाती थी। तो स्थायी बंदोबस्त आपको समझ गए, इसमें क्या होता था? जमींदारों को ही मालिक बना दिया जाता था, भूमि उनका, उन्हीं को भूमि दे दी जाती थी, लेकिन यदि वह समय पर राजस्व का भुगतान करने में असफल रहे तो उनकी ज़मीन बेच भी जाती थी, है ना। अब जमींदार भी क्या करे भाई, उनकी कहते हैं ना, उनकी एकदम गर्दन तक आ रखा है, ठीक है। उनसे भी ऊपर कुछ लोग हैं, वो कहते हैं भाई जल्दी से हमें वसूल करो, नहीं तो हमारी ज़मीन भी बेच दी जाएगी। इससे जमींदार और जमींदारों को किसानों से पैसा वसूल करने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। भले ही उनकी फसलें ख़राब हो गई हो, कभी मान लो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तब भी वो नहीं देखते थे। तो किसान क्या करते थे? अक्सर साहूकार जाते थे। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, हमें एक फिल्म याद आती है, नाम याद नहीं है, अमरीश पुरी जी साहूकार होते हैं, किसान आते हैं तो उनसे पैसा उधार लेते हैं, अब बदले में वो क्या करते हैं? उनकी ज़मीन के कागज़ रख लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद वो कहते हैं तुमने इतना पैसा लिया, इतना पैसा, ज़मीन के कागज़ हड़प ही लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही होता था पहले। फिल्मों में कहाँ से लेते हैं हम टॉपिक्स, मतलब कहाँ से लेते हैं हम सीन, कहाँ से हम मतलब डालते हैं, वो यहीं से डालते हैं, सारी बुक से, सारे पुराणों से, सारी मतलब कथाएं जो बनती हैं, आप देखते होंगे जो भी टीवी सीरियल, जो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से ही कनेक्टेड होता है। तो गरीब किसान क्या करते थे? तो उधार लिया पैसा कभी वापस ही नहीं कर पाते थे, और धीरे धीरे क्या बन जाते थे? गरीबी बढ़ती जाती थी, और वो बंधुआ मजदूर के रूप में अपनी ही ज़मीन में काम करने लग जाते थे, जिससे उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए कभी कभी क्या कर देते, जो निम्न और शोषित वर्ग होता था, अक्सर अपने शोषकों पर हमला कर देते थे। तो जमींदार द्वारा भुगतान ना करने का मतलब यह होता था कि जमींदार जो ज़मीन है वो अंग्रेज़ों द्वारा छीन ली जाती थी। फिर अंग्रेज इस ज़मीन को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर देते थे, जो अक्सर शहरी इलाकों में आते थे। शहर के नए जमींदारों को ज़मीन में बहुत कम और कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि भूमि की उर्वरता में सुधार के लिए बीज और उर्वरक लाने के लिए पैसा भी नहीं होता था। तो इसीलिए क्या करते थे, बल्कि वो केवल उतना ही राजस्व इकट्ठा करने की परवाह करते थे जितने की वे कर सकते हैं। यह उन किसानों के लिए विनाशकारी साबित होता था, और वो पिछड़ते चले जाते थे, इस स्थिर बने नहीं रहते थे। इस वजह से वो क्या करते थे? आंदोलन कर देते थे। रीज़न आपको समझ आ ही गया, आप इन्हें पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। मेन खेल है इसमें अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने क्या करा? किसान जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने भूमि दी जमींदारों को, और जमींदारों को बोला कि हमें इतना वो चाहिए, राजस्व कर, टैक्स चाहिए चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। किसानों को मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ,
ठीक है, फसल हुई नहीं हुई कहीं से भी ला के दे, हमें नहीं पता। जब किसान जमींदार किसानों को फोर्स करते थे और किसान जब जमींदारों को राजस्व नहीं दे पाते तो अक्सर साहूकारों के पास जाते थे बड़े बड़े, वहाँ पे गिरवी रख देते थे अपनी ज़मीनों को, पैसा उधार ले लेते, वो पैसा वो कभी नहीं चुका पाते थे और कर्ज में डूबते चले जाते थे, जिसके कारण कभी ना कभी उनके अंदर आक्रोश की भावना आ जाती थी और एक ना एक दिन तो युद्ध का रूप लेना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज़ अ यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट। भारत की भौगोलिक स्थिति अनोखी है, कथन की पुष्टि करनी। ये एक्सप्लेन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में, आप वहाँ पे ब्रीफ में लिख के आ जाना। देखो इंडिया है, यूनिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इंडिया में कहीं पानी है तो कहीं सूखा है, कहीं हिमालय पर्वत जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पठार हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया कहीं से भी समान नहीं है। ठीक है ना, कहीं मतलब आपको कैक्टस जैसे पेड़ दिखाई देंगे तो कहीं आपको बहुत हरे भरे चीड़ के पेड़ आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, कहीं आपको नारियल के पेड़ दिखाई देंगे, कहीं पे आपको एप्पल के पेड़ दिखाई देंगे, तो कहीं पे भी एक जैसा नहीं होता है इंडिया में। भारत में कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। आप कॉफ़ी की बात कर लो, कॉफ़ी आपके कुछ भारत के कुछ ही हिस्सों में कॉफ़ी का मतलब वो किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है, कहीं पे कॉटन की खेती अच्छी हो जाती है ना, क्योंकि भारत की मिट्टी भी मतलब हर जगह में एक समान नहीं है, अलग अलग है। कहीं काली मिट्टी मिलती है तो कहीं लैटराइट मिट्टी मिलती है। ठीक है ना, कहीं रेतीली मिट्टी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे आंसर में लिखना क्या है। तो अनोखी है ही भारत की भौगोलिक स्थिति, हम कह नहीं सकते। ठीक है, हर जगह हमें एक नया रूप देखने को मिल जाता है। ठीक है, नया कल्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकली पूछा तो ज्योग्राफिकली में पेड़ पौधे नदी पठार पर्वत इनके बारे में ही आप डिस्क्राइब करके आओगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी मत लिख के आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। देखो अशोक की धम्म नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है अशोक की धम्म नीति, तो मैं बता देती हूँ आपको। अशोक जो है ना वो धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु किस्म का व्यक्ति था। तो ये यही कहता था कि बड़ों के प्रति वैदिक सम्मान रखो, बूढ़ों की देखभाल करो, दया सच्चाई पवित्रता, कहता है इस पे हमें वर्क करना चाहिए, इसी पे काम करना चाहिए। तो उसकी धम्म नीति ना इन्हीं पे डिपेंड थी, मतलब इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। किस किस के, सहिष्णुता, बड़ों के प्रति वैदिक सम्मान, ठीक है, देखभाल सच्चाई पवित्रता, इस पे उन्होंने कई प्रयास करे। आपको पता ही है बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, तो भारत में दूर दूर तक इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया भी है। कई शिलालेख भी इन्होंने खुदवाए और स्तंभ में भी लिखा। ठीक है, तो इनके पूरे शासनकाल में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट्स इन इंडिया। भैया मूंगफलियों की खेती आपको करनी है तो भौगोलिक दशा कैसी होनी चाहिए। भौगोलिक आगे मैंने आपको पहले ही बताया ना, भौगोलिक में क्या जाता है, कितना टेम्परेचर, ठीक है, कैसी मतलब मिट्टी, क्रॉप्स के लिए क्या क्या चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब आप बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा रखा है। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है वो अराउंड होना चाहिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, अगर आप अच्छी पैदावार करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। मिनिमम जो एनुअल रेनफॉल है क्रॉप्स के लिए वो 450 से लेके 1250 mm तक होनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड होना चाहिए। कोल्ड एंड फ्रॉस्ट आर नॉट सूटेबल, ये मतलब हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड एंड फ्रॉस्ट ये सूटेबल नहीं होते। ठीक है ना, ये याद रखना। ज़्यादा ऊंचाई ठंड और पाला मूंगफली की खेती ख़राब कर देता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जलवायु जितनी गर्म होगी उतनी खेती अच्छी होगी। ओवरऑल ये देखो ना, हमेशा एक्सक्लूसिव लॉन्ग वार्म क्लाइमेट, जितना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा उतनी खेती अच्छी होगी। बाकी आप ये पढ़ लेना एक बार, हिंदी वाले बच्चे। 12th क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एग्जामिन वाई एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ एसेंशियल इन आवर कंट्री, है ना। तो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना मतलब क्यों अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स महिला को सशक्तिकरण बनाने का मतलब है उनको सबल बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ताकि उनको शक्तिशाली, मतलब एक शक्तिशाली का मतलब ये नहीं किसी को मार दे, मतलब इतना बनाना कि वो किसी पर डिपेंड ना रहें और कोई भी उनका शोषण ना कर पाए और वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता रहा है शुरू से ही। हाल ही में आपने देखा होगा विधेयक
2023 में जो पारित किया गया, जिसमें लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जो बहुत बड़ी जीत है। काफ़ी वर्षों से ये बात टली हुई थी, लेकिन फाइनली मोदी जी के काल में ये भी पूरी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो रही होगी। हम 12th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता 12th क्वेश्चन तक आपको कोई भी डाउट है, सबका दिमाग में आंसर फिट हो चुके होंगे। वीडियो पसंद आ रही जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। टाइम रहते आप देख लेंगे, आपको बाद में पछताना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन इफेक्ट्स ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑफ इंडिया, मतलब साम्राज्यवाद के प्रभाव का उल्लेख करना है। फ्रेंड्स, साम्राज्यवाद क्या है आपको पता ही है। जहाँ पे बात लग जाए आपको क्या करना है, उसके बारे में मतलब बड़ा चढ़ा के बताना है। जातिवाद, एक जाति के लोग अपनी जाति को सुपीरियर समझते हैं, बाकी को ठीक है इन्फीरियर समझते हैं। अपना आपको मतलब उच्च समझना, नहीं समझना। धर्मवाद, धर्म अपने धर्म को ऊँचा समझना, दूसरे धर्म को ऐसे साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य को ही अच्छा समझना, महान समझना, दूसरे का साम्राज्य हड़प लेना और बढ़ा देना। तो ये सब चलता रहता है। प्रभाव क्या होंगे, सॉरी, ठीक है। तो इसके प्रभाव हैं ये, मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, 6 कितने हैं, 7 पॉइंट्स हैं टोटल। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इफेक्ट्स क्या होगा इसका, इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनीज वर रूइंड, मतलब ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्रीकल्चर पैटर्न जो होता है वो एकदम डिस्टॉर्टेड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इतना कोई टफ नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ खास है नहीं। जो एक्सप्लेन करना था मैं समझा चुकी हूँ। राज्यवाद होता क्या है, जातिवाद क्या होता है वो भी समझ गए होंगे, धर्मवाद क्या होता है वो भी। जहाँ पे वाद आपको दिख जाए ना, कहीं पे वाद लगा हुआ आ जाए तो आप लिख देना। जैसे धर्मवाद आ गया, मैं एग्जांपल देती हूँ। धर्मवाद का अर्थ है कि एक धर्म के लोग अपने धर्म को उच्च मानते हैं और दूसरे धर्म की निंदा करते हैं, घृणा करते हैं, निम्न समझते हैं। इस तरह से आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हिंसा। जातिवाद, भाषावाद, अपनी भाषा को महत्व देना, दूसरे की भाषा को ना देना, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 4 डिस्क्रिशनरी फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत का क्वेश्चंस मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ, मैंने फिर बोल रही हूँ। ठीक है ना, तो ये जो लोकल बॉडीज़ वाले हैं ना, तो ये सारे पढ़ लीजिएगा। इसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर निगम जो भी आते हैं सारा पढ़ लेना। इसमें इसके कार्य पूछ लिए जाते हैं। इसमें पूछ लिया जाता है कि उनके आय के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है ना, कहाँ से वो पैसा लेते हैं जो डेवलपमेंट पे लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से चैप्टर मैंने क्लियर किया है, वहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म इंडिया विद ग्रेट स्पीड। ठीक है भाई, भारत को किस प्रकार तेज गति से आप बदलोगे, क्या करोगे। तो इसके लिए एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत की खोज। ठीक है, उसमें अपने विचार बताए हैं उन्होंने कुछ, तो वो बताइए कैसे करोगे। ठीक है, तो यार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच तो आपको पता ही है, वो किस पे जोर देते थे, वो विदेश नीति को महत्व देते थे, वो गुट निरपेक्षता को जोर देते थे, वो शीत युद्ध पे बल देते थे। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते रखते चाहते थे भारत हमारा विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, वो निशस्त्रीकरण पे जोर देते थे, शस्त्रों का निर्माण मत करो, शस्त्र करोगे कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें जो कुछ भी आप लिख सकते हो आप लिख के आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, डिस्क्राइब द स्पेसिफिक फीचर ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, साइट 1 एग्जाम्पल ऑफ सच अ गवर्नमेंट। मतलब गठबंधन की राजनीति जो होती है ना, वो क्या होती है, उसके क्या लक्षण है और एक उदाहरण आपको देना है। तो गठबंधन की सरकार मैं बता देती हूँ, जिसको पूरा बहुमत नहीं मिल पाता तो वो क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, 2 या ज़्यादा पॉलिटिक्स पार्टी मिल जाती हैं ताकि वो मिलकर पार्लियामेंट बना सकें। आपने देखा होगा, तो उसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं, जहाँ पे 2 पार्टी होती हैं। मतलब कांग्रेस को मान लो, मैं बताती हूँ, अगर हमें पार्लियामेंट बनाने के लिए, असेंबली मतलब चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए हमें 50 सीट चाहिए, 50 मतलब वो चाहिए, मतलब इतने मेंबर्स चाहिए। और कांग्रेस ने जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस को मिल गए 20 और आम आदमी पार्टी को मिल गए 30। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में गठबंधन बना लेंगे ताकि ये दोनों सरकार बना सकें। और बीजेपी को मिल गए 40, तो वो 10 नंबर से पीछे हट गया। क्लियर है। अब एग्जाम्पल कुछ है इसमें,
ये देख लीजिएगा, नेशनल फ्रंट हो गया, यूनाइटेड फ्रंट हो गया, एनडीए हो गया, यूपी हो गया, या कुछ एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना। तो आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ आ गए होंगे कैसी सरकार है। अब आजकल देख ही रहे हैं हो क्या रहा है, गठबंधन की सरकार ही बन रही है कई कई जगह में, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, लोगों का जो वोटिंग होती है वो अलग अलग दिशा में जा रही है, ठीक है। तो खुद नहीं सोच पा रहे कि उन्हें किसको देना है और किसको नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका वाई आर इलेक्शन इम्पॉर्टेंट, भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है, आने ही वाले हैं अभी इलेक्शन आपके, ठीक है। तो 4 रीज़न बताने हैं, भाई इलेक्शन तो ज़रूरी है ही। और देखो इलेक्शन से रिलेटेड भी मैंने एक चैप्टर पूरा है आपके सोशल साइंस में, वो मैंने कराया है। चुनाव देखो महत्वपूर्ण यहाँ पे पूछा है, कभी कभी पूछ लेंगे चुनावों में कमियाँ क्या हैं, चुनावों को कराने में जो कमियाँ आती हैं, जैसे अशिक्षा, ठीक है, गरीबी, भ्रष्टाचार, इसकी वजह से जो चुनाव है ना वो क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, ठीक है ना। एक गलत व्यक्ति चुन लिया जाता है जो हमारे देश को क्या संभालेगा, खुद को भी नहीं संभाल सकता। क्लियर है। महत्वपूर्ण क्यों है पता ही है, क्योंकि हमें एक सरकार बनानी होती है जनता के हित को ध्यान में रख के काम करे, हमें अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है। अभी तक हमारी सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी उसने पूरी नहीं की, तो हम दूसरे को चांस देना चाहते हैं ताकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन में खरा उतरे, वो हमारे लिए कुछ करे, हमारे देश का विकास करे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हाउ डू द टेररिस्ट कंपेल द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड, भाई अब क्या क्वेश्चन है, क्या एक्सप्लेन करूँ उसको। आतंकवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को कैसे कैसे बाध्य करते हैं, इतना तो आपने टीवी और न्यूज़ में भी देखा होगा, सीरियल्स में भी देखा होगा। बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, धमकियाँ देते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें वो अपनाते हैं ताकि सरकार उनकी डिमांड को पूरी कर ले, ठीक है। वैसे ज़्यादातर तो यही है, और लोगों को बंदी बना लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भाई 4 फैक्टर बताने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये था, इसका आंसर मैंने अब ऐड कर दिया है, पहले नहीं था। तो जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें प्रेशर आ जाता है, वाइंड आ जाता है, विंड सिस्टम, ऑल्टीट्यूड, ये सब कुछ आते हैं। और अगर आपको इसमें डीप पूछा जाए तो आप इसको ओपन करके मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। ओशन करंट आ जाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सी आ जाता है, कितनी दूरी पे है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रभावित करते हैं वो कारक है, अगर आप ये भी लिख के आओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन अकाउंट ऑफ रीजन ऑफ बिंदुसार एज अ मौर्यन एम्परर ऑफ इंडिया, है ना। तो जो ये बिंदुसार हैं इनको मौर्य सम्राट के रूप में आपको बताना है, इनका शासनकाल कैसा था, क्या क्या किया इन्होंने, सारी उपलब्धियां आपको बतानी है। तो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जो मौर्य एम्पायर था फ्रेंड्स, उसमें मेन जो थे वो 3 किंग्स थे, 3 राजा थे इसके, जिसमें पहला था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार और तीसरा था लास्ट था वो था अशोका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी और पाटलिपुत्र नामक उन्होंने एक अपनी कैपिटल बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य काल में एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इनके बारे में तो हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया है कि आप बिंदुसार के बारे में बताइए। तो बिंदुसार आपको पता ही है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था। भाई तो 3 राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोका। तो ये सब चलता रहता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ही ये किंग बनते हैं। तो इनके फादर थे, और ये किसके फादर है, जो ग्रेट शासक था ना अशोका, ये उसके शासक थे, ठीक है ना। अब बाकी आपको पता ही है इन्होंने कब तक शासन किया, एस्टिमेट लगाया जाता है 297 BCE इन्होंने शासन किया, अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 साल की उम्र तक, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स में मैंने आंसर दिया है, एक बार पढ़ के ही आपको याद होने वाला है, कोई मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने फ्रेंड्स बिंदुसार ने क्या किया, जो इनको एम्पायर मिला था ना अपने फादर से, मतलब जितना इनको एरिया मिला था इसने उसको और बढ़ाया, मतलब मौर्य एम्पायर को इन्होंने और आगे विकसित किया और बढ़ाया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, साउथ में एक एरिया है वहाँ तक बढ़ाया जिसको आज की डेट में आप कर्नाटका नाम से जानते हो, है ना। बिंदुसार ने क्या करा, हमेशा इन्होंने एक सेकंड फ्रेंड्स, आवाज़, हाँ जी आवाज़ आ रही है अब तक। तो फ्रेंड्स जो 4th पॉइंट मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। जो इनके फादर से एम्पायर मिला था, इन्होंने उन्हें दक्षिण में स्थित मतलब और एक्सटेंड किया, दक्षिण क्षेत्र तक इन्होंने बढ़ाया, जिसे आज की डेट में मतलब कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार ने कभी भी मतलब कॉन्क्योर नहीं किया द फ्रेंडली किंगडम्स लोकेटेड इन द तमिलनाडु रीजन। तमिलनाडु रीजन में जितने भी क्षेत्र में जितने भी इनके मतलब फ्रेंड मित्र वो थे, राजा मतलब मित्र जो काम करते थे, राजा थे, उन पर कभी भी इन्होंने उनके साथ कोई मतभेद, कोई विरोध, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ठीक है।
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार, मतलब जब बिंदुसार जब तक अपने काम कर रहे थे, मतलब थे वो प्रेजेंट, मतलब जब तक वो शासन में थे, तो अशोक जो था उस टाइम पे एक वायसराय था उज्जैन राज्य का, ठीक है ना। उस टाइम पे इसकी इतनी ही वो थी, इतना इनको काम दिया गया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार, मतलब बिंदुसार के शासनकाल के दौरान लोगों ने दो बार विद्रोह किया। पहला विद्रोह तो हुआ था जो मिस गवर्नेंस ऑफ हिज सन सुशीमा इनका एक बेटा है, उनके मिस गवर्नेंस मतलब अच्छे से राज्य नहीं चला पा रहा था, ठीक है ना, मतलब कुशासन कह लो, उसकी वजह से लोग भड़क गए थे, जिसको इसने बिंदुसार ने क्या कर दिया था, काफ़ी हद तक स्टॉप कर दिया था, मतलब सक्षम हो गया था उसको दबाने में। लेकिन जो सेकेंड विद्रोह हुआ उसको ये दबा नहीं पाया, और उसको दबाया उसको कष्ट किया अशोका ने कुचल दिया, ठीक है ना। तो ये था बिंदुसार का पूरा वृतांत, उन्होंने अपने जीवन भर में क्या किया, आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर मैं अभी किसी बच्चे से पूछूं तो पॉइंट टू पॉइंट बता देगा। क्या था, ये था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां करी, 25 से 28 साल तक इसने शासन किया। इनका बेटा था अशोका, एक बेटा और था सुशीमा, जिसके कुशासन से लोगों ने विद्रोह किया, विद्रोह 2 बार हुआ। अच्छा, इसने अपनी जो मौर्य साम्राज्य था उसको कहाँ तक बढ़ाया, दक्षिण क्षेत्र तक बढ़ाया, जिसे कर्नाटका के नाम से जाना जाते हैं। इन्होंने कभी भी अपने पड़ोसी मित्रों के साथ कोई वैर भाव नहीं रखा। बाकी आप हिंदी में देखना चाहते हैं, आप हिंदी में देख लीजिएगा, क्योंकि मित्र राज्यों में कभी भी ये विजय नहीं करता था, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण। मैं यहाँ से बता दूं, प्लीज नोट डाउन कर लेना, 1857 के विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं आपको बता दूं, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे कभी कभी पेपर में पूछ ले जाते हैं कि कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। किस किस ने भाग लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया जो झांसी की थी, और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। मेन कारण क्या था, इसके रीजन क्या हैं, अगर आपसे पूछ ले जाए कि बताइए क्या क्या कारण थे 1857 के विद्रोह के, तो आप बताओगे इसमें पॉलिटिकल केस भी इंक्लूड है, सोशल रिलीजियस केस भी इंक्लूड है, इकोनॉमिक केस भी इंक्लूड है, और मिलिट्री केस भी इंक्लूड है। तो मेन तो मिलिट्री वाला केस ही मानेंगे फ्रेंड्स, जो सिपाहियों का विद्रोह जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इसमें आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना देती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या करते थे, हिंदू और मुसलमान, आपको पता है ना, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, और मुसलमानों में आपको पता ही होगा जो सूअर है उसका नाम नहीं लेते वो लोग। और ये लोग क्या करते थे, जो कारतूस देते थे ना, जो उसको मुंह से छिलना पड़ता था, तो हिंदुओं को देते थे गाय के चर्बी लगा हुआ, और मुसलमानों को देते थे सूअर की। तो दोनों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसकी वजह से सैनिक ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। कोई भी हो, धर्म के बाद ऊपर बात आती है तो कोई भी चुप नहीं रहता है, ठीक है ना। और बाकी रानी लक्ष्मीबाई कूदी, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, और इतनी बड़ी, आपको पता ही इतना बड़ा राज्य था, उसका कोई उत्तराधिकारी तो होना जरूरी है, तो उन्होंने गोद ले लिया था। और अंग्रेजों ने वहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि भैया गोद नहीं ले सकते, आपकी संपत्ति तो हम छीन लेंगे आपके मरने के बाद। तब वो कूद पड़ी, ठीक है। तो मतलब हर किसी के कुछ ना कुछ रीजन हुआ करते थे जो विद्रोह होता है। अब इसकी विद्रोह के कारण तो पता चल गए, लेकिन ये असफल क्यों हुआ फ्रेंड्स, इसमें क्या बात थी, मतलब क्यों ये सफल नहीं हो पाया। तो पहला जो रिवॉल्ट था फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी घटना थी, भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, लेकिन बहुत कम चांस थे इसके। क्योंकि एक बात बताओ मुझे, अंग्रेज क्या थे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, वेल ऑर्गेनाइज, सारे उनका पहले ही तैयार रहते थे कि हमें कब क्या स्टेप लेना है, बहुत पावरफुल ऊर्जा के साथ वो हमारे सामने थे। तो ऐसे में भारतीयों का टिकना तो वैसे भी नामुमकिन ही था, ठीक है ना। दूसरा रीजन था, इट रिमेन्स कन्फर्म टू नॉर्थ टू साइड। ये सिर्फ जो ये आंदोलन था ना, सिर्फ ये कहाँ तक रहा, ये रहा आपका नॉर्थ, उत्तरी और बीच, मतलब सेंट्रल इंडिया में ही ज़्यादा इसको दिखा गया प्रकोप, पूरे भारत में नहीं दिखा गया, ठीक है। फिर था, लोगों में यूनिटी की कमी थी, ठीक है, कोई अपना मतलब कोई एक एकता वाला लक्ष्य ही नहीं था लोगों का, सब अपने अपने लड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे अपने लिए, और रानी लक्ष्मी लड़ रही थी अपने लिए कि मुझे ये नहीं मिला, कोई कह रहा मुझे ये नहीं मिला। तो सबका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। देखो, अगर कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है ना, तो उद्देश्य एक होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य ये नहीं होता ना, अंग्रेजों को बाहर निकालना था, तो शायद गांधी जी भी हमें आज की डेट में आज़ादी नहीं दिला पाते, हम आज भी गुलामी होते, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में, भारतीयों के माइंड में गांधी जी ने बीज बोया कि अभी हम सब एक हैं, और हमें चाहिए क्या, अपना राष्ट्र, हमें अपना देश चाहिए, हमें अंग्रेजों को निकालना है, हमें अपना कानून चाहिए, अपना राज्य चाहिए, ठीक है। तब जाके हम मुकाबला कर पाए थे। अब गांधी जी भी अपना अपना, हम सब लोगों के बीच में अपना अपना चल रहा होता, तो आज की डेट में हम भी गुलाम के गुलामी रहते हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस पॉइंट में। नेक्स्ट है, द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वाज वीक। देखो, जो लीडर था, नेतृत्व जो कर रहा था, वही वीक था। अब एक बात, तो सेना का सेनापति कमजोर हो जाएगा तो सेना कहाँ से मतलब जीत पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो ये रेबल था,
आपको बता दूं सबसे मेन कारण था हथियार। देखो वो भी हमारे पास नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था और चले जी शिव जी की बारात में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और अंग्रेज हर चीज़ में, उनके पास पैसा भी था, उनके पास पावर भी थी, सेना भी थी और वेल इक्विप्ड थी, मतलब पूरे सुसज्जित थी सारे मतलब हथियारों से। तो इस वजह से भी हम लोग हार गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द इंडिया सपोर्ट टू यूनाइटेड नेशन, मतलब जिसे यूएन भी कहते हैं, इंडियन कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन इट्स फर्दर मोर, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसने भारत के सहयोग और उसे मजबूत सशक्त बनाने में भारत की प्रतिबद्धता की परख कीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप एक सेकेंड फ्रेंड्स, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 24 में भी है और उसमें इसका आंसर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, एक सेकेंड, आई थिंक फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 रिपीट हुआ है, मैंने 23 में भी इसको मतलब उसमें आंसर मैंने लिखा हुआ है इसके लिए, आपके लिए इसका। तो आप आगे चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध। आपको पता ही है बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या बदलाव आया इससे बंगाल में, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा इसे। तो जब मुगल एम्पायर गिर गया था तो जो ब्रिटिश थी पावर ऑफ इन इंडिया रिवॉल्व अराउंड 3 सेंटर्स, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, तो मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने ऑलरेडी क्या कर दिया था, humble the French who also had imperialist ambitions in South Indian and ruined their commercial as well territorial ambitions. Next they turned to Bengal. ठीक है, तो समझ आ रहा होगा, बंगाल की तरफ वो रवाना हुए। तो आई थिंक 22 क्वेश्चन है इसका, मैंने रिपीट हो गया है, 23 में भी है, उसमें मैंने आंसर मेंशन किया है इसका, तो आप वहाँ पे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या है। 23 क्वेश्चंस आपको पता ही है, इसमें है प्लासी का युद्ध के बारे में बताना है और बंगाल के इतिहास में मतलब कैसे बदल दिया इसने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इसको जरूर देख के जाइएगा। प्लासी के युद्ध के बारे में आपने सबने सुना होगा। मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था तो भारत में ब्रिटिश सत्ता 3 केंद्रों तक मतलब घूमती रहती थी, वो था आपका कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। ठीक है ना। 18वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों ने क्या करा, दक्षिण भारत में भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं मतलब वाले फ्रांसीसियों को पहले ही दबा दिया था। मतलब जो साम्राज्यवाद चाहते हैं ना, अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, और उनकी वाणिज्यिक और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने क्या करा, बंगाल की तरफ रुख लिया। यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव, और एक अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकारी ने बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिशें रची। परिणाम स्वरूप प्लासी का युद्ध होना ही था 1757 में। कभी कभी फ्रेंड्स इसका सन पूछ लिया जाता है, प्लीज़ याद रखिएगा। तो अपने सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हो गई थी। उनके जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने उनको धोखा दे दिया इन टाइम पे, इस वजह से वो प्लासी के युद्ध में हार गए थे। इसलिए ब्रिटिश विजय वास्तविक सैन्य शक्ति की विजय नहीं थी, हालांकि यह भारत के इतिहास की एक महान घटना मानी जाती है और अंग्रेजों ने राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत का पता इसी घटना से लगाया था कि समझ गए थे कि भाई हैं भारतीय भी कुछ। ठीक है ना। इसने अंग्रेजों को बंगाल की धरती पर मजबूत पकड़ प्रदान की और उन्हें आगे क्षेत्रीय विजय के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब आगे भी उन्होंने कहते हैं ना, लालच बढ़ता गया, हम आगे भी बढ़े, बंगाल पे तो कब्जा हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोत्साहित, देखो आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपको इसमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है ना, तो आप आगे बढ़कर उसको और आगे करते हो। ठीक है ना। अब आपको कहीं पे नेगेटिव मिल जाता है, वहीं रुक जाते हो। अब यहीं पे वो हार जाते हैं अंग्रेज, तो यहीं से वापस चले जाते, लेकिन यहीं से वो आगे बढ़े। और देखो काम किसने खराब करा, सारा का सारा उसके सेनापति ने, जिसने उसे एंड टाइम पे धोखा दिया। ये होता ही है, राजा महाराजाओं के नीचे जो लोग होते हैं ना, सेनापति हो गए, मंत्री हो गए, अगर ये वो कर दें ना, मतलब साथ छोड़ दें और या मिल जाएं या यही वो करने लग जाएं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे दे राज्य की, तो सामने वाली पार्टी चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों ना, वो जीतना उसका तय है। तो प्लासी के बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता चली गया। जो सिराजुद्दौला था वो, उनकी हार हुई, हार क्या हुई, मृत्यु भी हुई। तो ब्रिटिश शक्ति के आगे बढ़ने का प्रतीक है भाई, हार गया बंदा, आगे बढ़े तेजी के साथ, और अंग्रेज वस्तुतः राजा निर्माता बन गए, मतलब हम ही राजा बनाएंगे अब। तब उन्होंने क्या करा, मीर जाफर को ही राजा बना दिया, तो रियायतें दे दी। और कलकत्ता के अलावा अंग्रेजों को 24 परागना पर जमींदारों का अधिकार मिल गया। मतलब वही है, अब एक बार तुम किसी चीज़ को कहते हैं ना लूट लिया, तो बाद में हिस्सा बांटते हैं ना, अब हमारा ये हमारा वो, बस वो सब होने लगा। लेकिन सिराजुद्दौला बहुत अच्छा शासक था, अगर मीर जाफर उसे धोखा नहीं देता तो वो कामयाब हो जाता अंग्रेजों को हराने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो वही आगे रिपीट मैंने कहा था 24 क्वेश्चन, कि संयुक्त राष्ट्र संघ
आपको भारत के सहयोग और उसे सशक्त बनाने में भारत की प्रतिबद्धता की आपको परख करनी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, कौन सी संस्था है, कौन कौन इसका सदस्य है, प्लीज़ पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब उद्देश्य क्या है, क्या क्या वो काम करता है, किस किस पर वो काम करता है, जैसे निशस्त्रीकरण पे वो काम करता है, गुट निरपेक्षता पे वो काम करता है, ठीक है ना, शांति स्थापित करने में वो काम करता है। ठीक है, तो आपको पता ही है जो भारत है वो लंबे टाइम से ही मतलब समर्थक रहा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और उसने क्या करा, उसके संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति हमेशा एक अहम योगदान दिया है भारत ने। भारत अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय समझते एक्टिव मेंबर रहा है हमेशा, मतलब जब भी उसकी कोई मीटिंग हुई है वहाँ जाता रहा है, ठीक है ना। तो 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है एक नंबर में, ठीक है, MCQ आते हैं ना। देखो MCQ भी आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहे हैं। देखा 25 क्वेश्चनों में से कितने MCQ आपके कभी कभी हो जाता है, आ जाते हैं, ठीक है। अब भारत क्या करता है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र जो शांति मिशन है उसमें सैनिकों की सबसे बड़ी योगदानकर्ताओं में से एक रहा है, मतलब अपना योगदान देता रहा है। अगर अभियानों की बात करें तो 2 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान वो अभी तक दे चुका है। इसके अतिरिक्त भारत संयुक्त राष्ट्र के सुधार का एक मजबूत समर्थक रहा है, जिसमें इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और लोकतांत्रिक, देखो लोकतंत्र का भी, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र पे भी जोर देता है और भारत भी हमेशा उसका समर्थक रहा है। तो बहुत इजी है, बाकी आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। सतत विकास क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि देखो मान लो हमें जो प्रकृति से मिला है, अगर उसका सारा उपभोग हम ही कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या होगा, वो तो वंचित रह जाएगी, उससे वो उसका उपभोग कर ही नहीं पाएगी। तो सतत विकास हमें प्रेरणा देता है कि उतना यूज़ करो जितनी आवश्यकता हो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर पाए। देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा सतत विकास क्या है, उसके रिलेटेड कुछ भी आएगा आपको लिख के आना है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, सतत विकास क्या, आपको एक ऐड बताती हूँ, कभी नहीं भूलोगे। आपने टीवी में हाल ही में एक ऐड देखी होगी जहाँ पे एक बच्चा अपने पापा के साथ बैठ के गाड़ी में, मतलब कार में बैठ के और स्कूल जा रहा होता है या कहीं भी जा रहा होता है। तो उसका पापा क्या करते हैं, रेड लाइट पे भी जो गाड़ी का इंजन होता है वो ऑन होता है। तो बेटा क्या जवाब देता है कि पापा अगर ऐसे ही आप करते रहोगे तो आने वाले टाइम पे तो मुझे बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल जाना पड़ेगा। समझ में आया वो कहना क्या चाह रहा है, मतलब सारा फ्यूल तो आप ही यूज़ कर लोगे अपने लाइफ में रहते हुए, मेरी पीढ़ियाँ तो वंचित रह जाएंगी, मेरी पीढ़ी तो जान नहीं पाएंगी, गाड़ी नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती थी, हमें बैलगाड़ी में जाना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना इसे कहते हैं, ठीक है ना। आपके 25 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको 30 अबव क्वेश्चन बता चुकी हूँ आई थिंक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी PDF आपको एंड में मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूंगी इसका, ठीक है। लेकिन PDF से पहले वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि PDF देखो आप देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, मे भी आपको लैंग्वेज समझ ना आए, आप मेरी वीडियो एक बार सुन के जरूर जाइएगा। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि यार जितना सुना, मतलब जितना टाइम हमने इस वीडियो में दिया, 25 क्वेश्चन आपके माइंड में एज इट इज़ फिट हो गए कहीं ना कहीं, आप कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है। 2 बार देख लोगे तो कन्फर्म हो जाएगा, आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी PDF फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं ना, जनजातीय विद्रोह, इनके बारे में बताइए, ठीक है। तो देखिए 3 विद्रोह हैं, भीलों का, कोलों का, तो ये तीनों के बारे में मैंने मेंशन लिया था। कभी कभी ये अलग से भी पूछ ले जाते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप क्या बताऊं, इसमें आप खुद ही कर लोगे। मैंने अभी अब तक आपको समझ ही गए हो ना कि विद्रोह क्यों करता है इंसान, जब वो सेटिस्फाई नहीं होता सरकार की किसी नीति से, उसे प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, उसका शोषण हो रहा है, इंसान तभी विद्रोह करता है। बाकी आप एक बार इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है ना, किसका कौन सा विद्रोह है, ठीक है ना। बाकी आप समझ जाओगे, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आई एम श्योर, क्योंकि इतना मैं आपको समझा चुकी हूँ, स्टार्टिंग से हम यही कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और 25 क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहे होंगे, और जो एक्स्ट्रा बताए थे वो भी आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, इसके साथ साथ जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपका पूछ ले जाएगा पेपर में, देखो मेरे माइंड में आ रहा है, और इसको देख के जरूर जाना। हड़प्पा सभ्यता की मतलब सिविलाइजेशन के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। वहाँ का सामाजिक और वैसा कल्चर क्या था उसके बारे में बताएगा, आर्थिक स्थिति क्या थी, लोग क्या काम करा करते थे, ये आपसे पूछ ले जाएगा। बाकी गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए। गांधी के मूवमेंट जो है आपको पता ही है, उनके बारे में क्वेश्चन है, वो पढ़ के जरूर जाना है आपको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने लिखा नहीं। बाकी आपको फाजिज्म और नाजिज्म तो पता ही होगा फ्रेंड्स, इटली में, और नाजिज्म है आपका जर्मनी में। तो क्या कारण थे फाजीवाद को और नाजीवाद को, हिंदी वालों के लिए सुन लो, नाजीवाद और फाजीवाद को पनपने का मौका क्यों मिला, क्या रीज़न था भाई ऐसा कि जर्मनी में नाजीवाद पैदा हुआ और इटली में
फाजीवाद। तो ये एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। बाकी एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लेंगे कहाँ पे कौन सा क्या क्या था। और एक क्वेश्चन, अच्छा पंचायत, बाकी जितने बच्चे मेरी जो सोशल साइंस के मैंने पूरी वो डाल रही है ना प्लेलिस्ट, अगर वो आपने देख ली तो मुझे नहीं लगता आपको सिविक्स में कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, बाकी नेशनल मूवमेंट के बारे में आप सारे मूवमेंट पढ़ के जाइएगा, गांधी जी ने क्या रोल निभाया वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, कब स्टार्ट हुआ, ये आप प्लीज़ देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के एंड में आप मुझे बता दीजिएगा, अपना मतलब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने समझ आए, क्लियर हुए नहीं हुए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे मोटिवेट भी करता है और अच्छा काम करने के लिए। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।